हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। हमने उसका मीनिंग देखा था और उसके डेफिनेशंस देखी थी, है ना। कि सामाजिक स्तरीकरण जो है उसका अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी थी, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम बात करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और उसके साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है, मीन्स सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण क्या होता है, वो आज हम देखेंगे। और हम बात करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, कि क्या जो सामाजिक स्तरीकरण होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, वो नेसेसरी क्यों होता है, उसकी नीड क्यों है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की। तो उसको समझने के लिए हमको उससे पहले विभेदीकरण जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कि सामाजिक विभेदीकरण को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सामाजिक स्तरीकरण को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण जो होता है वो क्या होता है। सामाजिक विभेदीकरण जो है वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या व्यक्ति और समूह जो होते हैं वो कुछ मूर्त आधारों पे विभाजित होते हैं। मतलब या तो व्यक्ति होंगे या समूह होंगे, वो कुछ ऐसे आधार होंगे जिसके ऊपर निर्भर होंगे। मतलब अगर हम बात करें कि आयु की, तो छोटे बच्चों की बात करते हैं तो अलग इनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, हम बुजुर्ग की बात करते हैं, या हम लिंग पे देखें, लिंग के अनुसार देखें तो मेल फीमेल, है ना। फिर हम बुद्धि के अनुसार देखें, व्यक्तित्व के अनुसार देखें, धर्म के अनुसार देखें, या हम प्रजाति के आधार पे विभाजन करें, शिक्षा के आधार पे विभाजन करें, संपत्ति के आधार पे विभाजन करें, या फिर हमारी लैंग्वेज जो होती है, भाषा जो होती है, उसके आधार पे विभाजन करें। इन सब आधार पे व्यक्तियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये तो आप भी जानते हैं कि इन सब बेसिस पे जिनकी हमने बात की, चाहे आयु की बात हो, चाहे व्यक्तित्व की बात हो, धर्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, भाषा या संपत्ति की बात हो, है ना, इन सब आधारों पे व्यक्ति को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं, सोशल डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विभेदीकरण जो है उसमें ये प्रक्रिया जो है ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, ये आदिकाल से समाज में व्याप्त है और चली आ रही है। पुराने समय में क्या होता था, या तो आयु या लिंग या रंग के आधार पर भेद किया जाता था। बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन के पार्ट्स नहीं थे, फॉर्म्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ क्या, या तो आयु के आधार पे भेद किया जाता था, या लिंग के आधार पे किया जाता था, या व्यक्ति के रंग के आधार पे व्यक्तित्व में भेद किया जाता था। सामाजिक विभेदीकरण जो है इसको क्लियर करने के लिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट थे लम्ने, है ना, लम्ले, उन्होंने ये कहा है कि विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऐसा फील होता है जैसे ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतः समन्वययुक्त संपूर्ण की रचना होती है। मतलब क्या होता है, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होती है और उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, लेकिन सुर क्या है, एक ही निकलेगा। म्यूज़िक एक ही तरीके से, एक गाना अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत अलग अलग बज रहे हैं, लेकिन उनसे सुर बहुत सुरीले और एक तरीके से निकलते हैं। एक बहुत अच्छे सी क्रिएशन तैयार हो जाती है, एक रचना तैयार हो जाती है। उसी तरीके से विभेदीकरण जो है इसमें विभिन्न व्यक्तियों का पोषण होता है। मतलब लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार, धर्म के अनुसार, प्रजाति के अनुसार, शिक्षा अनुसार अलग अलग होते हुए भी इनसे एक प्रक्रिया बनती है। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन हम देखते हैं कि न्यूमेयर जो है वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक विभेदीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक जैविकीय, वंशानुगत और शारीरिक विशेषताएं जैसे आयु, लिंग, प्रजाति, व्यक्तित्व, व्यवसाय, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो, सामाजिक उपलब्धियां हो, समूह की रचना, है ना, सामाजिक स्थिति और सामाजिक संबंधों के आधार पर अनेक व्यक्तियों और समूह में सामाजिक भिन्नता उत्पन्न होती है। समाज में भिन्नता उत्पन्न हो इसके लिए इन सबको आधार माना गया है। या तो व्यक्ति का व्यवसाय देखा जाता है, वंशानुगत परिस्थिति देखी जाती है, शारीरिक विशेषताएं देखी जाती है व्यक्ति की, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखी जाती है, उसकी उपलब्धियां क्या क्या है, उनके सामाजिक संबंध क्या क्या होते हैं, व्यक्तित्व के आधार पे इन सब में भिन्नता देखी जाती है।
इस प्रकार क्या होता है, सामाजिक भिन्नताएं जो होती है वो विभेदीकरण की प्रक्रिया को बनाती है और वो उसका आधार होती है। अब हम अगर इन दोनों डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हम इन डेफिनेशंस के आधार पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति और समूह जो होते हैं उनमें पाई जाने वाली जितनी भी विभिन्नताएं होती है वो समाज में विभेदीकरण उत्पन्न करती है। क्या होता है, व्यक्ति और समूह में जो भी ये डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जो भी ये विभिन्नताएं पाई जाती है, वो समाज में क्या करती है, डिफरेंशिएशन को उत्पन्न करती है, मतलब सामाजिक विभेदीकरण को उत्पन्न करती है। और ये जो सामाजिक विभेदीकरण होते हैं, ठीक है, इनको जब हम समझते हैं, इनको जब हम देखते हैं तो उसमें कई ऐसी विशेषताएं होती है, कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमको देखने को मिलती है। हम यहाँ 5 कुछ विशेषताएं हैं सामाजिक विभेदीकरण की, हम सबसे पहले उनको देखेंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनकी वजह से सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता होती है, और फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑथर्स थे जिन्होंने उनको बांटा है। ठीक है, पहले हम देखते हैं उनकी विशेषताएं कि विभेदीकरण जो होती है वो एक तटस्थ अवधारणा होती है। उसमें क्या होता है, श्रेष्ठता निम्नता के भाव नहीं होते हैं। मतलब एग्जाम्पल रूप में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को उनके लिंग के आधार पर स्त्री व पुरुष में तथा आयु के आधार पर बालक, युवा और वृद्ध में विभाजित कर सकते हैं। ये भी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है ना। हम बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इससे ये क्लियर नहीं होता है कि स्त्री और पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, इनमें कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न है ना। ठीक है, फिर सेकंड ये कह रहे हैं कि सामाजिक विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब समाज का प्रत्येक व्यक्ति विभेदीकरण के प्रति जागरूक होता है और वो व्यक्ति जानता है कि लिंग, आयु, रंग और अन्य जो आधार है उन पर दूसरों से भिन्नता किस तरीके से रखी जा सकती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं विभेदीकरण की विशेषता में कि सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य और स्पष्ट कारकों द्वारा होता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल रूप में देखें तो या तो आयु, लिंग, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रगति, प्रजाति, इन आधार पे हम व्यक्तियों के बीच में भेद कर सकते हैं और ये आधार ही विभेदीकरण को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति की आयु, उसकी प्रजाति, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार की है, वो किस तरीके से आर्थिक प्रगति कर रहा है, उस आधार पे हम इनको विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक है। इसका संबंध समूह और समाज की भिन्नता के आधार पर विभाजित करने से है, उनमें विरोध या संघर्ष पैदा करने से नहीं होता है। मतलब समूह और समाज को भिन्नता के आधार पर विभाजित करना है, उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने का ऐसा कोई भी इसका लक्ष्य नहीं होता है सामाजिक विभेदीकरण का। और लास्ट अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक विभेदीकरण जो होता है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, हर जगह होने वाला प्रोसेस है और ये बहुत पुराने टाइम से ही समाज में व्याप्त है, आदिकाल से चला आ रहा है और अभी भी वर्तमान में है और आगे भी भविष्य में ये व्याप्त रहेगा समाज के अंदर, डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा है कि सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण क्या होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए विभेदीकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने देखा कि सामाजिक विभेदीकरण जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। अब हम ये देखेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, और उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनको विभाजित किया है, तो कितने प्रकार में और किस तरीके से विभाजित किया है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। तो हमने ये देखा है कि जो मनुष्य होता है वो आदिकाल से ही समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, समाज में समानता पैदा करने के लिए और विभिन्नता को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता रहता है ना। और समाजवादी समाज की स्थापना इसकी कल्पना पे निर्भर करती है। लेकिन क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे समाज की स्थापना करना संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण जो होता है वो विभिन्न तरीके का होता है। उच्च निम्न वर्ग, उच्च निम्न परिस्थितियाँ, ये सब कुछ जो स्थिति है वो समाज में देखने को मिलती है। इन परिस्थितियों पे विभिन्न व्यक्ति जो होते हैं उनको काम करना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ता है और ये जो विभिन्न परिस्थितियाँ होती है उनको एक्सेप्ट करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यताएं जो होती है वो उन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है कि परिस्थिति भी अलग अलग होती है और व्यक्ति जो है उन परिस्थितियों में ढल जाए उसके लिए व्यक्ति का योग्य होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और प्रेस्टीज जो होती है, पद जो होता है, उस अनुरूप कार्य करने से लोगों में इंस्पिरेशन की भावना पनपती है। इसके लिए क्या होता है, समाज में स्तरीकरण जो है, स्ट्रैटिफिकेशन जो है, उसको बल दिया जाता है, वो पनपता है। अगर हम इजी वे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्तरीकरण जो है वो लोगों को पद प्राप्त करने और उनके अनुरूप भूमिका निभाने के लिए प्रेरणा देता है। मतलब क्या है, वो लोगों को इंस्पायर करता है। समाज में स्तरीकरण जो है उसकी आवश्यकता क्यों है, तो उसके दो पार्ट हम देखेंगे, दो पॉइंट हैं। फर्स्ट ये है कि सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों, क्योंकि समाज अपनी जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए क्या करता है, कई पद जो हैं उनको क्रिएट करता है, कई विभिन्न पद जो होते हैं उनकी रचना करता है, और उन विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार की योग्यता और क्षमता जरूरी। ये तो है ही है कि अगर पद होंगे तो उनके लिए विभिन्न योग्यताओं की जरूरत होगी, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होगी जिनमें क्षमता और योग्यता दोनों हो। किसी पद के लिए अधिक प्रशिक्षण देना होता है और किसी के लिए कम देना होता है। कोई पद अधिक जिम्मेदारी वाला होता है तो कोई कम जिम्मेदारी वाला होता है। पद और दायित्व जो होते हैं उनके अनुसार ही समाज में लोगों को कम या अधिक प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं, रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, समाज में भेदभाव और उच्चता निम्नता पनपने लगती है। समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है ना। और इस स्तरीकरण को क्या किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। और साम्यवादी देशों में भी पदों और दायित्वों की भिन्नता के, है ना, डिफ्रेंसिएशन के आधार पे पुरस्कार में भी अलग अलग भाव देखने को मिलते हैं, और ये सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा देते हैं। और इसी तरीके से समाज में सामाजिक स्तरीकरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि प्रत्येक पद जो होते हैं वो ऐसे आदमी के ऊपर निर्भर होते हैं जो अपने पद के उत्तरदायित्व को अच्छी तरीके से निभा सके। मतलब उसमें लगन की भावना हो, परिश्रम हो, कर्तव्यनिष्ठा हो, कर्तव्य पालन करने के लिए वो तत्पर हो। इसके लिए समाज में विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं और लोगों को उनकी योग्यता, बुद्धि और उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न पद प्रदान किए जाते हैं। और इन पदों का विभाजन जो होता है वो प्रत्येक पद के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक विशिष्ट पुरस्कार जो होते हैं वो समाज के बहुत आवश्यक हिस्से हो जाते हैं और इसी से स्तरीकरण को देखा जाता है और समझा जा सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी समाज में विभिन्न कोई भी पद होते हैं, उनसे संबंधित अधिकार या पुरस्कार में असमानता हो तो समाज में स्तरीकरण पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। स्तरीकरण के द्वारा समाज यह विश्वास दिलाता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद और योग्यता को रखा जाएगा, और इसी प्रकार व्यक्तियों में निहित योग्यता और बुद्धि की भिन्नता को देखते हुए समाज में संस्थात्मक रूप उसको दिया जाता है। मतलब सामाजिक स्तरीकरण की जो आवश्यकता है वो इसलिए है क्योंकि व्यक्ति समाज के अंदर अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करे, अपनी योग्यता प्रदर्शित करे, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको वो डेवलप करे और उस अनुसार उन्हें पुरस्कार दिया जाए, उन्हें अधिकार दिए जाए। ठीक है, ये तो था कि सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों हुई है। अब हम वापस बात करते हैं किसकी, विभेदीकरण की। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रूसो जो हैं उन्होंने सबसे पहले सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानताओं में अंतर किया था। उनके अनुसार क्या था, वो क्या कहते थे कि जैविकी और प्राकृतिक असमानताएं प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। मतलब उन्होंने विभाजन किस तरीके से किया है, उम्र के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, शारीरिक बल के आधार पे और व्यक्तित्व के गुण जो होते हैं, व्यक्ति के गुण जो होते हैं उनके आधार पे। ठीक है, जबकि क्या है, सामाजिक असमानता जो है वो सचेष्ट और अचेष्ट प्रयास के द्वारा निर्मित होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसके विपरीत क्या था। कुछ मानवशास्त्री थे, जैसे जो मेरिट थे, वो ये मानते थे कि अति आदिम, बहुत पुराने टाइम से समाजों में स्तरीकरण किसी न किसी रूप में है। वो हमने पहले भी बात की कि कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में समाजीकरण की स्थिति है। अब वो चाहे उम्र के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार पे हो, इस तरीके से मेरिट ने इसको डिफाइन किया है ना। अब बात करते हैं हम कि कोई भी समूह का सदस्य बनना होता है तो उसके लिए क्या होता है, उनके अर्जित गुण जो होते हैं उनको हमको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, जो जागीर हैं, जाति व्यवस्था हैं, ये जो है इन सब में परेशानी होएगी। जब क्या होगा कि खुले स्तरीकरण को बल हमको देना चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण जो है उनमें क्या होता है, क्षैतिज विभाजन होता है, जबकि सामाजिक विभेदीकरण जो है उसमें क्या होता है, उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं पार्सन्स क्या कहते हैं। पार्सन्स कह रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अभिप्राय ऐसे सामाजिक व्यवस्था से होता है जिसमें व्यक्तियों का ऊंचा और नीचे उनके विभाजन होते हैं। स्तरीकरण का संबंध प्राथमिक रूप से होता है, मतलब या तो शक्ति या प्रतिष्ठा या धन के आधार पे। ठीक है, अब हम टीबी वॉटोमोर को देखते हैं। टीबी वॉटोमोर कह रहे हैं कि उद्विकासी आधार पर स्तरीकरण को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब दास, जागीर, जाति और वर्ग व्यवस्था के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो ये किसका विभाजन था, विभेदीकरण किस तरीके से होता है उसका विभाजन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं क्या होती है।